नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। इस चरण में लोकसभा चुनाव के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जैसे अरुण गोविल, राहुल गांधी, ओम बिरला, प्रहलाद जोशी, शशि थरूर शामिल हैं। लेकिन चर्चा बीजेपी और कांग्रेस की हो रही है कि अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में खेला हुआ तो बीजेपी का क्या होगा। और सर्वे एजेंसियां बता रही हैं कि इस चरण में भी बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है और जहां सबसे बड़ा झटका लगने वाला है वो प्रदेश है कर्नाटक। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक हमेशा से बीजेपी के दक्षिण का द्वार कहा जाता रहा है, लेकिन हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। इसलिए 2019 की तरह 2024 में माहौल हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस बार बीजेपी कर्नाटक में काफी संघर्ष कर रही है। इसका कारण एक तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना, फिर येदुरप्पा का ना होना मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पिछली बार बीजेपी कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए समय ठीक नहीं चल रहा और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे में मोदी की हालत खराब है और नरेंद्र मोदी के पसीने भी छूटने लगे हैं। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जनता बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का सपना 400 प्लस का पीछे कहीं छूट जाता है और तीसरी बार सरकार बनाने का सपना भी धाराशाही नजर आता है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन धक्का बीजेपी को जरूर लग रहा है। जानकारी देते चलें कि कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से 2 चरण में चुनाव है। दूसरे चरण में 14 लोकसभा सीट और तीसरे चरण में भी 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में जिन 14 सीटों पर चुनाव, उसमें 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 सीटें विपक्ष को गई थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी परेशान है और क्यों। नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अक्सर घेरते हैं वो मुद्दा अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी फंसती हुई जरूर नजर आ रही है। वो पहला मुद्दा है परिवारवाद। कर्नाटक में इस बार बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद नजर आया। अगर जानकारों की माने तो कर्नाटक को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला लिंगायत तो दूसरा वोकालिंगा, और दोनों बीजेपी से नाराज हैं और इसी वजह से बीजेपी परेशान है। हम इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव से आपको देते हैं, जहां इन्हीं दोनों जातियों ने मिलकर बीजेपी की हेकड़ी निकाल दी, जबकि मोदी जय बजरंगबली कहते रह गए। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी कर्नाटक की जनता ने मोदी को नकार दिया। अब वही मोदी हार देखकर हिंदू मुसलमान करने लगे और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। और ये बात राजस्थान में इसी तरह की हार देखकर हिंदुओं को 20 करोड़ की जनता को 90 करोड़ की जनता से डराने का काम कर रहे हैं। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुनिए। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या?
आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोदी, ताकि किसी तरह से चुनाव जीता जाए। और विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सब हार की निशानी है, इसलिए बौखला कर वो हिंदू मुसलमान अब करने लगे हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी और बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव में सफलता हासिल की जा सके, जबकि जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच लोक पोल ने कर्नाटक का सर्वे किया और जैसे ही सर्वे मीडिया में छपा, बीजेपी के पसीने छूट गए। इस सर्वे में बीजेपी के दांत खट्टे हो गए। सर्वे की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस इस बार 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और बीजेपी की सहयोगी जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 25 सीट और कहां 12 सीट। 13 सीटों का अंतर है और मोदी का टारगेट 400 प्लस का है। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी क्यों बौखलाए हुए हैं। देखना होगा कि आगे 26 तारीख को जनता दूसरे चरण के मतदान में क्या कुछ करती है और 4 जून को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं और उनको ठिकाने लगा करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। अब इनको ये भी मालूम नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है। अबे घूमते फिरते हैं, हम कानून बनाएंगे। ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा।